नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूँ नीलू व्यास और हर शाम 6:30 बजे आपके साथ रूबरू होती हूँ आज की बड़ी खबर के साथ। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, जहाँ पर आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध की। और इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आइए इस सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर स्वरण सिंह इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए मौजूद है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वरण सिंह। नीलू जी, धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। यू वेलकम सर। जो मेरा पहला सवाल है कि रूस की इस नई धमकी के मायने क्या हैं? क्या वाकई में ये एक खाली एक बस बोलने वाली धमकी है या उसमें कुछ आपको दम लगता है? आपने सही कहा कि ये एक और धमकी है, एक और नई धमकी है। उसका मतलब ये कि आप देखें, शुरुआत में ही यहाँ तक कि उस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीधा कहा था कि जो यूक्रेनियन सेनाएं हैं वो हथियार डाल दें और वहाँ का तख्ता पलट दें। और आज 55 दिन हो चुके हैं और लगातार देख रहे हैं कि वहाँ विध्वंस जारी है। तो एक तरह से इसकी ये परिभाषा भी हो सकती है कि शायद दोनों सेनाएं आज थोड़ा सा हताश या थकावट या एक तरह से निराशा का जो परिप्रेक्ष्य उनके आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ये उनका जो मनोबल बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि एक धक्का और दो, इस तरह का नारा हम कभी कभी सुनते हैं अपने परिप्रेक्ष्य में भी। तो जो सामने है वो ये कि लगातार पश्चिमी देशों की सहायता के चलते यूक्रेन खड़ा है रूस के सामने, और रूस की जो अपनी आकांक्षाएं या अपने विश्लेषण थे कि 2 या 3 दिन में युद्ध समाप्त कर लेंगे, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और उसके चलते मुझे लगता है कि ये कोशिश रूस की आज है कि किसी तरह से कुछ इलाकों को अपने कंट्रोल में, काबू में कर लिया जाए और वहां सेनाएं रूस की बनी रहे, और उस तरह से किसी तरह से एक सीज फायर की बात की जाए। उनकी जो शुरुआत में शर्तें थी कि वो नेटो से या अमेरिका से लिखित रूप से कुछ गारंटीज चाहते हैं, वो उनकी बात अब नहीं कर रहे हैं। तो जो शुरू हुआ था युद्ध एक तरह से रूस का नेटो के साथ, वो सीमित होकर आज नेटो का युद्ध नहीं रहा, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध रह गया। तो इसलिए रूस जो है, उनकी सारी धमकियां आज वो यूक्रेनी सेनाओं के लिए रुक गई हैं। उन्हीं से वो कह रहे हैं कि आपको यदि अपनी जान चाहिए, जो हम आपकी जान बख्श देंगे, तो आप हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें। और मजेदार बात ये कि आज वो तख्ता पलटने की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में सीमित होते हुए उद्देश्य जो युद्ध के हैं रूस के, उसी के आप देखें परिप्रेक्ष्य में ये जो बात सामने आई है कि हथियार डालने को कहा गया एक बार फिर से, मुझे लगता है उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए। लेकिन जो सरेंडर करने की पॉसिबिलिटी है, आपको लगता है कि यूक्रेन ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी और इतनी दूर वो चलकर आए हैं और अब यहाँ से उनके लिए सरेंडर करना या हथियार डालना रूस के सामने, आपको लगता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये काम को करेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा विनाश हुआ है, और विनाश हुआ है यूक्रेन का। तो यदि किसी को सबसे ज्यादा इस संकट में कीमत चुकानी पड़ी है या चुकानी पड़ेगी, वो तो यूक्रेन है। पर जो परोक्ष रूप से कीमत है वो रूस भी चुका रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो साख है उस पर बड़ी चोट लगी है। पश्चिमी देशों की पूरी एक आह्वान चला हुआ है वो आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए। तो रूस की कीमत भी कोई कम नहीं आंकी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है इस वक्त दोनों तरफ से परेशानी ये है कि जिसको हम फेस सेविंग सिचुएशन कहते हैं, कि क्या मुंह लेकर जाएंगे अपने अपने जो उनके कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनके पास क्या कहेंगे कि इतना हमने बड़ा एक तरह से सैन्य अभियान किया, या यूक्रेन ने इतना बड़ा विनाश सहा है, तो किस लिए, उसके नतीजे क्या हैं। तो ये दोनों तरफ से मुझे लगता है कि अब हालत ये है जिनको म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट हम अंग्रेजी में कह देते हैं, कि दोनों तरफ से विनाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पर उसमें कोई रास्ता सीधा नहीं निकल रहा किसी के लिए भी।
तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कोशिश है कि किसी तरह से अपना फेस सेविंग का एक द्वार खोला जाए, और उसमें इस वक्त पश्चिमी राष्ट्र जो है वो बिल्कुल सहायता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़े, पर क्या हम राष्ट्रपति पुतिन को नीचा या कमजोर दिखा सकते हैं। पश्चिमी देशों का ध्यान शायद इस तरफ है, जबकि मुझे लगता है कि इस वक्त ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से विनाश को रोका जाए, और विनाश को रोकने के लिए दोनों तरफ के जो नेता हैं उनको एक फेस सेविंग सिचुएशन का एक तरह से बनाना पड़ेगा, उस तरह से, ताकि वो एक युद्ध विराम कर सकें और हिंसा को रोक सकें, बातचीत शुरू हो जाए। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मीडिया के जो है वो हाशियों में चली जाएगी, कोई दूसरी खबरें सामने आ जाएंगी, उसका क्या हुआ वो बाद में कोई ज्यादा उसका मायने नहीं रखता है। पर इस वक्त इसको युद्ध विराम करने तक के लिए मुझे लगता है फेस सेविंग बनाने की जरूरत है, पर पश्चिमी देश बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे। इसीलिए ये लगातार जो बार बार ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि हथियार डाल दें, तो वो शायद एक कोशिश है कि क्या हम अपनी छोटी सी, कम से कम छोटी, नाटो के नहीं तो कम से कम यूक्रेन भी नहीं तो मारियोपोल में ही सही, एक छोटी सी जीत दर्ज करके क्या इसको युद्ध विराम की ओर मोड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन जो एक रशिया की जो इतनी बड़ी एक शिप सिंक कर गई थी, और उसके बाद फिर रशिया की तरफ से ये कहा गया कि अब तो ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, तो ऐसे में फेस सेविंग एक्सरसाइज या किसी ना किसी तरीके की रिट्रीट या डिफीट, उसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ही रिमोट लगती है स्वर्ण सिंह जी। तो ऐसे में क्या होगा, इस युद्ध का अंत या हार या जीत का फैसला कैसे होगा, और होगा भी या नहीं होगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना बन जाए। यदि बनती है तो जाहिर है कि पूरे विश्व को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये विनाश केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा फिर ये, और उसी के चलते ये जो बड़ा एक क्रूजर जहाज जो है उनका मोस्कवा, उसके डूबने से एक तरह से रूस की जो सैन्य ताकत है उसकी छवि खराब हो जाती है, क्योंकि रूस के पास इस वक्त दो ही ताकतें हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था तो छोटी सी है, $2 ट्रिलियन से भी कम है। ताकत उनकी है, उनके परमाणु अस्त्र शस्त्र जो हैं, उनकी जो सेना है, उनके जो ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अब ऊर्जा के स्रोत पर भी यदि इस तरह के आर्थिक प्रतिबंध किसी तरह का असर दिखाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह का बड़ा पोत जो है उनका ये इस तरह से डूब जाता है, तो रूस के लिए उसका एक तरह से छवि पर बुरा असर पड़ता है। शायद उसी में अपने सेना का मनोबल बनाने के लिए और ध्यान बटाने के लिए ये एक नई अल्टीमेटम जैसे दिया गया आज सुबह कि आप हथियार डाल दें। जिस तरह से यूक्रेन ने पिछले 55 दिन में युद्ध को लड़ा है, और जैसे पिछले कुछ घंटों में उसने कोई उसका जवाब भी नहीं दिया है, तो लग नहीं रहा कि यूक्रेन हथियार डालने वाला है, या मारियोपोल के जो सैनिक वहां पर हैं यूक्रेन के, या विदेशी कुछ लोग वहां जो यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं रूस से, उनमें से कोई भी हथियार डाल देगा ऐसा पिछले 6 या 7 घंटों में तो अभी नजर नहीं आता है। तो ये एक तरह से फटीक नजर आ रही है दोनों तरफ से, मुझे लगता है। और उसमें ये जो क्रूजर शिप जो मोस्कवा है उसका डूबना, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा खतरनाक पहलू हो जाता है कि क्या उससे एस्केलेशन हो सकती है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल आप देखें कि वो 3 या 4 दिन हो गए हैं उसको, अब उस हादसे को हुए, और उससे कोई युद्ध की जो सीमा है, जो एस्केलेशन की, चाहे वो हथियारों के अलग इस्तेमाल से या दूसरे क्षेत्र में युद्ध खोल देने से, कोई उसमें ऐसी विजिबल शार्प एस्केलेशन नहीं आई है नजर में। तो ये अच्छी अपने आप में संकेत है कि हादसा हुआ बड़ा, तब भी युद्ध में जैसे तब वैसा ही चल रहा है। केवल यूक्रेन में, बल्कि अब तो कहें कि उत्तरी या उत्तर दक्षिण यूक्रेन में ही ये सीमित जगह से सीमित युद्ध एक तरह से लड़ा जा रहा है। और उसमें फिलहाल रोज काफी विनाश हो रहा है, रोजमर्रा में जीवन यापन लोगों का खराब हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं, पर जिसको एस्केलेशन कहें कि वो अब काबू से बाहर जाता हुआ नजर आता है, ऐसा फिलहाल पिछले 55 दिनों में नहीं हुआ है। ये अपने आप में अच्छा संकेत है, पर युद्ध का विनाश तो रोकना ही होगा। ये मुझे लगता है कि जिम्मेदारी पश्चिमी देशों की ज्यादा बनती है, और वो अपना एक तरह से
राष्ट्रपति पुतिन को एक तरह से कमजोर या नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। यूक्रेन में कितना विनाश हो रहा है, शायद उन पे उनका ध्यान कम है। प्रोफेसर स्वरण सिंह, एक आखिरी सवाल कि फिजिकल एस्केलेशन भले ही बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो या दिख ना रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे बयान बीच-बीच में आते हैं जिससे लगता है कि शायद अब चीज़ें दूसरे स्तर पर पहुँच रही हैं। मैं ये देख रही थी कि जो औद्योगिक गढ़ है यूक्रेन का, वो अब रूस के नियंत्रण में है और उसके बाद जो रूसी सेना के जो जनरल हैं, उनका एक बयान आया है कि युद्ध का एक नया चरण शुरू हो गया है, उन्होंने ये कहा है या शुरू होगा। तो इसको कैसे समझें कि ये बिल्कुल एक एम्प्टी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मेरिट होगा और फिर इस बात का भी संकेत है कि चीज़ें आगे स्केल अप ही करेंगी, पीछे नहीं हटेंगे कोई भी। नीलू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल खोखला बयान नहीं है, इसके पीछे विश्लेषण है, सोच है। वो यही है जो मैंने शायद युद्ध के पहले दिन से ही कहा था कि यदि ये जो रूस के इतिहास में एक सोच है कि अपनी राष्ट्र सीमा, अपने देश की सीमा के एक बफर दुश्मन देशों के बीच में होना चाहिए, वो चाहे ज़ारिस्ट रशिया की बात हो या सोवियत संघ की बात हो या आज रशियन फेडरेशन की बात हो, तो उसमें ये मैंने कहा था और अब भी यही कहूँगा कि यदि पूरा यूक्रेन नहीं हथिया पाता, रूस तो कोशिश करेगा कि कुछ जो उसकी सीमा से जुड़े हिस्से हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जैसे कुछ बंदरगाह हैं या कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या कुछ एथनिक रशियन एरियाज हैं, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रूस शायद अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो को सामने रखते हुए कंसोलिडेशन की कोशिश कर रहा है। आप देखें जो खार्किव या कीव में जिस तरह से शुरू में बड़ी तेजी से हमले हुए थे, वो रुक चुके हैं अभी। तो उसकी कोशिश है कि कम से कम अपनी सीमा जो है उसके अरे 30 या 40 या 50 किलोमीटर का एक छोटा सा सीमित ही सही पर एक बफर उसमें बनाया जा सके तो अच्छा है। उसकी जो क्राइमिया में सीधी एक्सेस है, उसमें कोई यूक्रेन की रुकावट ना हो, उसको भूमि से वहां पहुंचने की सहूलियत बनी रहे, क्योंकि वो ब्लैक सी में उसके फ्लीट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये वर्स्ट के सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगता है कि रूस साथ में ये प्लान बी भी लेकर चल रहा है कि कम से कम कंसोलिडेशन की जाए कुछ ऐसे क्षेत्रों की जहां चाहे इस युद्ध का समाधान ना भी निकले तो भी वो वहां पर अपनी सेनाएं लगातार बनाए रखेगा, जिस तरह से मोल्दोवा, जॉर्जिया और क्राइमिया में हमने पिछले दशकों में देखा है। तो यदि इतिहास कुछ बताता है तो शायद उसका वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा कि युद्ध विराम नहीं होगा, पर एक तरह से युद्ध ठंडा पड़ जाएगा कुछ समय के बाद। ऐसी उम्मीद करते हैं कि भड़केगा नहीं बल्कि ठंडा पड़ जाएगा। और उस हालात में ये जो इमीडिएट पेरिफेरी है, 50 या 60 किलोमीटर की एक बैंड अपनी सीमा के साथ लगाएगा रूस, वहां उसके सैनिक जैसे मोल्दोवा, जॉर्जिया, क्राइमिया में पहले से तैनात हैं, तैनात रहेंगे। दुनिया की बड़ी शक्तियां उसकी निंदा करती रहेंगी, उसके लिए प्रस्ताव पास करती रहेंगी सालाना तौर पर शायद इस तरह से वो फटीग एक तरह से मुझे लगता है कि उसका नतीजा निकलने वाला है। यदि पश्चिमी देश सीधा राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं तो शायद इसका मोड़ दूसरी तरफ दे सकते हैं कि उसको सुलझाया जा सके, पर वैसे कुछ संदेश नजर नहीं आ रहे फिलहाल। चलिए, अब सभी उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ें स्केल अप ना करें और सब कुछ ठंडा पड़ जाए जैसा आपने कहा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर स्वरण सिंह फॉर जॉइनिंग ऑन साथी हिंदी। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। धन्यवाद।